नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में बदलती सियासी हवा की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बात करेंगे किसानों की हुंकार से डरी मोदी सरकार की, लोकसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में हुए बड़े खेल की, जानेंगे मराठा आंदोलन से कैसे बैकफुट पर आई एनडीए सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी बॉन्ड से मिली चंदे पर सामने आए बड़े सवाल की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेडीयू मंत्री विजय चौधरी के आवास से पार्टी के 4 विधायक बीमा भारती, संजीव सिंह, दिलीप राय और सुदर्शन गायब। बीमा भारती का फोन हुआ स्विच ऑफ, मुश्किल में फंसी नीतीश सरकार। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत टूटी। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, हमारा गठबंधन बीएसपी के साथ। किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय काल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा डरी हुई है, हमें बदनाम कर खत्म करना चाहती है। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या पूर्व सीएम हो जाएंगे, फैसले का वक्त आ गया है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार विश्वास मत पेश करेगी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नीतीश के पास बहुमत ही नहीं है। तो क्या है पूरी खबर और कब नीतीश कुमार रखेंगे विश्वास प्रस्ताव, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में चेक और मेट का खेल जारी है। नीतीश कुमार के बहुमत साबित करने से पहले जेडीयू और बीजेपी विधायकों में टूट का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू में टूट संभव है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 1 दर्जन से अधिक विधायक लालू यादव और तेजस्वी यादव की रडार पर हैं। वहीं टूट की संभावना सिर्फ जेडीयू में नहीं बल्कि भाजपा में भी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 6 और जेडीयू के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक फ्लोर टेस्ट से गायब रह सकते हैं। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को एकजुट कर लिया है। कांग्रेस विधायकों को भी पटना बुला लिया गया है। तो वहीं विपक्ष के विधायक ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की है और दावा किया है कि खेला होना तय है। फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ये अंतिम रात नीतीश कुमार पर सबसे भारी बीतती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों पर पूरी नजर रखे हुए हैं और विधायकों को ठीक फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा ले जाया जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच सबकी निगाहें जीतन राम मांझी पर टिकी हुई हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी मांग है कि उनकी पार्टी के 1 और विधायक को मंत्री बनाया जाए। बाराचट्टी से उनकी पार्टी के विधायक ज्योति देवी भी खुद को मंत्रिमंडल में देखने की इच्छा जता चुके हैं। उनका तर्क है कि हर बार पुराने मंत्रियों को ही सरकार में शामिल किया जाता है, नए मंत्रियों को आखिर कब मौका मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी का मन डोल सकता है, क्योंकि उन्हें राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया जा चुका है, जबकि शनिवार शाम उनकी विपक्ष के एक नए एमएलए से मुलाकात भी हुई है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के जिस एमएलए ने मांझी से मुलाकात की है वो लालू यादव के खास हैं और कोई मैसेज लेकर मांझी के पास पहुंचे थे, जिससे ये माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। बिहार में नीतीश के साथ खेला होना तय दिखाई दे रहा है। चिंता में मोदी सरकार भी दिख रही है और ये चिंता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने और बढ़ा दी है। यूपी में 16 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। यात्रा के रूट में भी बदलाव हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पिछले 29 दिनों में 9 राज्यों में न्याय की आवाज बुलंद की है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा आज छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। हर राज्य में यात्रा का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता के जननायक के रूप में उभरकर सामने आए हैं और अब छत्तीसगढ़ में न्याय का परचम लहराकर राहुल गांधी और उनकी टीम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। सवाल 80 सीटों का है, इसलिए यूपी कांग्रेस यात्रा के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। पहली न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में प्रवेश कर रही थी और यहाँ से 11 दिन रहने के बाद ये राजस्थान पहुँचनी थी, लेकिन अब यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। यात्रा पश्चिमी यूपी की जगह बुंदेलखंड की तरफ जाएगी। न्याय यात्रा 16 फरवरी से 22-23 फरवरी तक ही यूपी में रहेगी। चंदौली से लखनऊ तक यात्रा अपनी पूर्व योजना के तहत जारी रहेगी। चंदौली में प्रवेश करने के बाद यात्रा वाराणसी की ओर जाएगी और अमेठी में प्रवेश करने से पहले भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगी। रायबरेली और लखनऊ अगला पड़ाव रहेगा।
यात्रा 19 फरवरी को अमेठी और रायबरेली को कवर करेगी। यहाँ राहुल गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल नजर आएंगे। लखनऊ से सीतापुर जाने के बजाय अब ये यात्रा कानपुर और फिर झांसी तक जाएगी, जहां से ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा के शेड्यूल में बदलाव की वजह यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा बताई जा रही है। कांग्रेस की नजर पूर्वांचल के अलावा अब बुंदेलखंड पर भी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से तो बीजेपी पहले से ही परेशान दिख रही है, तो पीएम मोदी की परेशानी को किसानों ने बढ़ा दिया है। किसानों ने पीएम मोदी की आवाज की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद अब 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। उधर हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आशंका है कि दिल्ली में घुसने के बाद किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मंत्रियों और कई भाजपा नेताओं समेत दूसरे अन्य वीआईपी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और हरियाणा के पंचकुला शहर में भीड़ जुटाने की मनाही कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 200 किसान संगठन इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पेंशन लाभ तथा एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान इस बार दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा में इंटरनेट बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने देश भर के किसान मजदूरों को अपील की है कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच करें और आर पार की लड़ाई लड़ें। हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, हम बातचीत से नहीं भागेंगे। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमें बातचीत के लिए कर रहे हो तो हरियाणा के हालात क्यों बिगाड़ रहे हो? पहले ही बैरिगेटिंग क्यों की जा रही है? किसानों की बातों का हल ना हो तो बैरिगेटिंग करनी चाहिए। इंटरनेट बंद कर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? किसानों के आंदोलन से सरकार बैकफुट पर है, तो चुनाव आयोग भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर तो वो पहले से ही सवालों के घेरे में है और अब वोटिंग लिस्ट और वोटर आई कार्ड को लेकर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे चुनाव आयोग निशाने पर आ गया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वोटर लिस्ट और पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के तहत मेघालय में भी मतदाताओं को फोटो वाले पहचान पत्र मिलने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि कुछ लोगों को 2-2 वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं, तो कई लोगों को 3 वोटर कार्ड भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईडी कार्ड पर सीरियल नंबर भी अलग अलग है, जिससे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ही बीएलओ के माध्यम से मतदाता कार्ड जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य बीएलओ को एक ही मतदाता का ईपीआईसी मिला, लेकिन 2 अलग अलग नंबरों के साथ। यानी जहां पहले 8 अक्षर समान है, वहीं अंतिम 2 अलग अलग हैं। जब उससे पूछा गया कि सही नामांकन संख्या कौन सी है, तो बीएलओ ने जवाब दिया कि मैं सच में इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब केवल वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकते हैं। अब इसी मामले पर शिलांग के सांसद और मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेंट एच पाला ने कहा, मैं इस जानकारी से हैरान और चिंतित हूँ। मैं इसके बारे में और अधिक पता लगाऊंगा और अगर ये सच है तो निश्चित रूप से बड़ी गड़बड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें तकरीबन 1.66 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस मामले में क्या सफाई पेश करता है। आई कार्ड को लेकर आयोग की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जरूर मराठा आरक्षण को लेकर सफाई दे रही है। लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चला रहे मनोज जरांगे सरकार को वक्त देने के लिए अब तैयार नहीं है। उन्होंने अब अनशन शुरू कर दिया है, जिससे शिंदे सरकार मुश्किल में दिख रही है। महाराष्ट्र मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया है। जरांगे ने राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने और इसमें आरक्षण की मसौदा अधिसूचना को कानून में बदलने की मांग की है। 1 साल से भी कम समय में ये चौथी बार है जब जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी समूह में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही जरांगे ने कहा
कि राज्य भर में मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाएं। जरांगे ने कहा कि सरकार को कुनबी रिकॉर्ड रखने वाले 57 लाख लोगों को ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। साथ ही न्यायाधीश संदीप शिंदे समिति को उसे सौंपे गए काम में तेजी लानी चाहिए। दरअसल इस समिति का गठन शुरू में मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों के कुनबी इतिहास पर गौर करने के लिए सरकार द्वारा किया गया था। बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया। जरांगे ने कहा कि वो इस बार अनशन के दौरान किसी भी प्रकार का चिकित्सा उपचार स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी अनिश्चितकालीन उपवास किया था, लेकिन सरकार के आश्वासन पर उन्हें वापस ले लिया था। लेकिन इस बार उनकी बात नहीं मानी गई तो लोकसभा चुनाव में शिंदे सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 30 से 33%। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें और विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। दूसरी तरफ राज्य में ओबीसी समुदाय भी 40% है, जिससे ये माना जा रहा है कि ये आंदोलन शिंदे सरकार पर भी भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार चुनाव को देखते हुए क्या फैसला लेती है। बीजेपी और उसके सहयोगी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और ये मुश्किलें लोकसभा चुनावों से पहले आई हैं, जो और बड़ी परेशानी खड़ी कर रही हैं। दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद भी वहां सरकार को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो क्या परिणाम आए हैं पाकिस्तान में और किसकी बनती दिख रही है सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में चुनाव के 3 दिन बाद परिणाम आखिरकार सामने आ गए हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है। पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई और बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने कई स्थानों पर धांधली के आरोप लगाए हैं। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद अब चुनाव आयोग कई जगह पर फिर से चुनाव कराने की तैयारी भी कर रहा है। अंतिम चुनाव परिणामों में पीटीआई को 93, पीएमएलएन को 78, पीपीपी को 54 सीटों पर जीत मिली है। इस बीच पीटीआई ने कहा कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो दूसरी ओर नवाज शरीफ की तरफ से भी सरकार गठबंधन का दावा किया जा रहा है। पीएमएलएन का दावा है कि करीब 40 निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं, जिनमें से कई इमरान समर्थक भी है। सेना भी नवाज को ही पीएम पद पर देखना चाहती है और इस बीच एमक्यूएम का भी समर्थन नवाज को मिलता दिखाई दे रहा है। चुनावों में एमक्यूएम ने 17 सीटें हासिल की हैं। नवाज बिना पीपीपी के सहयोग के सरकार बनाने की कोशिश में है। नवाज समर्थकों का दावा है कि जल्द ही उनकी पार्टी बहुमत का आंकड़ा जो 134 है उसे पार कर जाएगी। तो दूसरी तरफ पीटीआई चेयरमैन गौहर खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मांग की है कि वो इमरान समेत पीटीआई के राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। उन्होंने आर्मी चीफ के बयान को कोट करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने राजनीतिक स्थिरता की बात कही है और इसके लिए जरूरी है राजनीतिक कैदियों को भी रिहा किया जाए। पीटीआई को मिले जनादेश का सम्मान किया जाना जरूरी है। फिलहाल पाकिस्तान में सरकार की तस्वीर साफ होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी चंदे की। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर के चंदा मिल रहा है। बीजेपी को पिछले 1 साल में करीब 1300 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कांग्रेस की तुलना में 7 गुना अधिक है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2022 और 23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, जबकि इन्हीं बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को महज 171 करोड़ रुपए का फंड मिला है। ये जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर की है। भाजपा की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई थी। इसके मुताबिक 2021 और 22 में बीजेपी की कुल इनकम 1917 करोड़ से बढ़कर 2022 और 23 में 2361 करोड़ हो गई है। साल 2022 और 23 में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए भाजपा को 1249 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी को साल 2022 और 23 में 171 करोड़ रुपए चंदा के रूप में मिले हैं। देश के कारोबारी बीजेपी को भर भर कर पैसे दे रहे हैं। चुनाव आयोग को सौंपी गई पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में बीजेपी को कुल 2120 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से चुनावी बॉन्ड से 61% पैसे मिले हैं, जो 1249 करोड़ रुपए हैं। ये पैसे कांग्रेस की तुलना में 7 गुना अधिक है। आपको बता दें कि साल 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया।
ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगी। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है, बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड सवालों में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।